इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी, ठीक है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि लेक्चर जो है उसकी ड्यूरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे जो है मोबाइल में इस लेक्चर को अटेंड करते हैं, तो लेक्चर अटेंड करेंगे जब मोबाइल में तो फिर क्या काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलो अब इसकी अगली एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। संपत्ति और दायित्व जो हैं उनका जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। कब? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। जब भी होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडी कंपनी के शेयर जो हैं उसको एक्वायर करती है तो उसमें अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो हैं इनका अगर पुनर्मूल्यांकन किया जाए तो उस पुनर्मूल्यांकन से अगर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, ठीक है, तो उसे हम कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल लॉस मान के चलेंगे और उसको कैपिटल प्रॉफिट का एनालिसिस करते समय उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एज द एसेट वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू रीवैल्यूएशन। अब पुनर्मूल्यांकन करने से क्या होगा, संपत्ति का मूल्य या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अगर मूल्य बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो फिर उसका डेप्रिसिएशन भी उसी अनुपात में या तो बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। और रेवेन्यू को, ये जो इसका डेप्रिसिएशन होगा इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट में से, ठीक है। ये लिखा हुआ एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन मस्ट बी मेड in the revenue profits of the subsidiary company. For appreciation in the value of asset, depreciation charge would increased proportionately and deducted from the revenue profits of the subsidiary company and vice versa. अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसी अनुपात में क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसे क्या करेंगे हम लोग, रेवेन्यू प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इसका उलट होगा तो उलट ढंग से करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर संपत्ति का मूल्य जो है पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो सब्सिडी कंपनी है उसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा उसमें उस डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर जो है इनके लिए हमारे पास दो अवस्थाएं हैं। पहली क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो प्री एक्विजिशन क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट के लिए हम करते हैं इसको, ठीक है। प्री एक्विजिशन पीरियड जो है वो किसके लिए करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, या फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, अगर इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, अगर बोनस शेयर जो है कैपिटल प्रॉफिट में से इशू किए जाएं तो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जब बोनस शेयर जो इशू किए जाएंगे कैपिटल प्रॉफिट में से तब क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट कम हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे आप, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप पता करते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करते हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं बोल सकते, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही बोलेंगे, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बी पार्ट है हमारे पास, जो दूसरी अवस्था वो है इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में से इशू किए जाए बोनस शेयर तब क्या होगा, इन दिस केस शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेड बाय द होल्डिंग कंपनी विल इंक्रीज। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, होल्डिंग कंपनी के जो रेवेन्यू प्रॉफिट हैं वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएंगे और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर जो है होल्डिंग कंपनी के पास वो बढ़ जाएगी। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इंक्रीज द कैपिटल रिजर्व। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व अगर आ रहा होगा तो वो बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या है, ये जो कदम है नीचे स्टेप जो है वो आपको उठाने पड़ेंगे। क्या स्टेप है, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो बोनस शेयर की अमाउंट है उसको आपने क्या करना है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से कम कर देना है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर्स हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी बाय द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। तो ये जो वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर है इसको आपने क्या करना, होल्डिंग कंपनी की
उसको आपने उसी अनुपात के हिसाब से बोनस शेयर की जो अमाउंट बनती है उसके अनुपात के हिसाब से बढ़ा देना है। ऐड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी जो उनका अनुपात बनता है बोनस शेयर का उसको ऐड कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, पहली शर्त है इसमें रिसीव्ड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, अगर कैपिटल प्रॉफिट में से रिसीव किया जाए तो इस स्थिति में क्या करना है, बाय द होल्डिंग कंपनी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इंक्रीजिंग कैपिटल रिजर्व। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये कम हो जाएगा, या फिर अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये कहा गया है इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है इसमें क्रेडिट किया जाएगा। आगे बी पार्ट है हमारे पास, रिसीव्ड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में से अगर प्राप्त हुआ है तब क्या करेंगे, आर क्रेडिटेड टू सरप्लस अकाउंट बाय द होल्डिंग कंपनी, तो इसको क्या किया जाएगा, सरप्लस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कहा गया पार्टली आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो इसको आपने क्या करना है, जैसे ऊपर ये जो आपको दो शर्तें बताई हुई हैं इसी तरह से ट्रीट कर लेना है। अगर पार्टली पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और पार्टली पेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो आपने ए और बी जैसे ये यहाँ पे बताया गया उसी तरह इसको ट्रीट कर लेना है। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई जानकारी नहीं दी गई है इसके बारे में, तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट डिविडेंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो उसमें यही माना जाएगा कि ये जो डिविडेंड जो है ये उन लाभों में से दिया गया, उस वर्ष के लाभों में से दिया गया है जिस समय डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड, द अमाउंट इंटरिम डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडी कंपनी शुड बी एडेड टू रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडी कंपनी, तो इसको क्या करना है, आपने रेवेन्यू प्रॉफिट है सब्सिडी कंपनी के उसमें ऐड कर देना है। आफ्टर वार्ड्स होल्डिंग कंपनी शेयर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी शेयर फ्रॉम द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसके बाद क्या करना है, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर बनता है उसमें से डिडक्ट कर देना है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर बनेगा उसे क्या करना है, आपने जो प्रॉफिट बनते हैं होल्डिंग कंपनी के उसमें से डिडक्ट कर देना है, और माइनॉरिटी शेयर जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से कम कर देना है। ठीक है, जो इंटरिम डिविडेंड का बनता है। इसके बाद है इंटरिम डिविडेंड विल नॉट बी शोन एनीवेयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कहते हैं इंटरिम डिविडेंड को कहीं भी शो नहीं किया जाएगा। उसके बाद 10th एडजस्टमेंट है हमारे पास अनक्लेम्ड डिविडेंड, इट शुड बी एडेड इन फुल टू द टोटल ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा इसको आपने क्या करना है, इसकी पूरी की पूरी जो राशि बनती है इसको आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्लस कर देना है। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी फिर वो शो हो जाएगा।